नमस्कार, कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। तमाम समय समय पर राजनीतिक पार्टियां घोषणाएं करती रहती हैं, चुनावी तैयारियां करती रहती हैं। ऐसी ही एक घोषणा आज समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है, उसकी घोषणा की गई है। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गई है, लेकिन इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो घोषित की गई है उस पर चर्चा हो रही है। दो नाम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं जिन पर चर्चा हो रही है। पहला नाम है शिवपाल सिंह यादव का, जो कि समाजवादी पार्टी में कुछ वक्त पहले शामिल हुए हैं, और दूसरा नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य का, वो भी भारतीय जनता पार्टी से आकर अब समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। शिवपाल सिंह यादव के आने के बाद से समाजवादी पार्टी कितनी मजबूत होगी और किस तरह से आने वाले लोकसभा चुनावों में परफॉर्म करेगी, और रामचरितमानस पर अपने बयान के बाद लगातार विवादों में घिरे स्वामी प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी में कद बढ़ना किस तरह से दर्शाता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तमाम मेहमानों से आपका परिचय कराएं, लेकिन उससे पहले जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो आपको सुनाते हैं। धर्म की आड़ पर इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के साथ सौतेला व्यवहार किया, अपमानित किया, नीच कहा, मारने पीटने का पात्र बताया, सम्मान न किए जाने की बात कही। हम समझते हैं ये धर्म नहीं है और सीधा सीधा ये अधर्म है। आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य को श्री रामचरितमानस के अपमान करने का आज परिणाम समाजवादी पार्टी ने दे दिया है। कहां अपेक्षा की जा रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस अपराध के लिए समाजवादी पार्टी उन्हें दंड देगी, आज समाजवादी पार्टी ने उन्हें महासचिव बना करके आज प्रोत्साहित किया है, पुरस्कृत किया है। समाजवादी पार्टी की रणनीति का हिस्सा है कि उत्तर प्रदेश में कैसे जातीय संघर्ष उत्पन्न किए जाए। किसी को पद देना या किसी को कद देना है समाजवादी पार्टी का आंतरिक विषय है। श्री शिवपाल यादव जी को, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बधाई, उन्हें अच्छा पद मिला है। अपने कद के अनुरूप वो स्वस्थ समाज के लिए काम करें, भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों का विरोध करें, ऐसी हमारी आशा और अपेक्षा है। उसी पर आज चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले तमाम मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। संजय चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वैभव पाठक जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियंका गुप्ता जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और इसके अलावा नवेद शुकोह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं वैभव पाठक जी आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। ये जो कार्यकारिणी घोषित की गई है, ये एक तो शिवपाल सिंह यादव को इसमें शामिल किया गया है, निश्चित तौर पर आप का जो संगठन है वो मजबूत होगा। दूसरा, एक विवादित नाम, विवादित इसलिए क्योंकि लगातार रामचरितमानस पर जिस तरह से उनकी टिप्पणियां सामने आई हैं, उसके बाद से उनका जो बयान है वो विवादों में रहा है, वो खुद भी विवादों में रहे हैं और अभी भी वो अडिग नजर आ रहे हैं। किस तरह से इस कार्यकारिणी को देख रहे हैं और क्या तैयारी है, क्योंकि ओबीसी वर्ग को खास तवज्जो इस लिस्ट में दी गई है, इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं। वैभव जी। देखिए, सबसे पहले आपके प्लेटफॉर्म को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और रही बात सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, रही बात आप वो जो कमेटी आपने देखा, सर वॉइस रिपीट हो रही है। ठीक है, आवाज सही करिए ऑडियो इनका। जी वैभव जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जी, वॉइस आपकी रिपीट। सर, सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और सर, जैसे आपके पहले सवाल का मैं आंसर देता हूं कि आपने कहा कि पिछड़ों को ज्यादा सम्मान दिया गया है, लेकिन सर शायद आप जानते होंगे कि समाजवादी पार्टी में जो एक ऐसी पार्टी है कि जो संविधान को फॉलो करती है। संविधान के प्रस्तावना में दो बातें लिखी गई हैं। पहले लिखी गई है सर सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष, दूसरा है सोशलिस्ट, समाजवाद। तो समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो समानता के आधार पे चलती है। वो सभी धर्म, सभी जाति को समान तरीके से लेके चलती है। कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बेरोजगारी के बाद से भागना चाहते हैं, महंगाई से भागना चाहते हैं, कानून व्यवस्था के बाद से भागना चाहते हैं, सर वही बात हम कहते हैं, वो जिनके हाथ में हर वक्त छाले रहते हैं,
आबाद उन्हीं के दम पे महल वाले रहते हैं। ये सरकार जो है वो पूंजीपतियों की सरकार चल रही है, पूंजीपतियों के गुलामी करने वालों की सरकार चल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले ने नीरव मोदी की बात नहीं करेंगे जिन्होंने 20,000 करोड़ लेकर भाग गया। ये विजय माल्या की बात नहीं करेंगे जिन्होंने 10,000 करोड़ लेकर भाग गया। ये ललित मोदी की बात नहीं करेंगे जो 3,000 करोड़ लेकर भाग गए। ये नितिन संदेश राव की बात नहीं करेंगे जो 6,000 करोड़ लेकर भाग गए। और सर ये सरकारी डेटा है, मैं अपना डेटा नहीं दे रहा हूं। आप देखेंगे कि इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उन्होंने पूंजीपति का 11 लाख करोड़ माफ कर दिया है सर। मोदी जी सर अपने मित्रों को अमीर बनाना चाहते हैं, इसीलिए 2.5 लाख का कर्ज करोड़ 2.5 लाख। सर वॉइस रिपीट हो रही है, बार बार वॉइस रिपीटेशन प्रॉब्लम है। इनका ऑडियो ठीक करिए। वैभव जी देखिए, आपने बातें बहुत शानदार कही हैं। आपने कहा कि संविधान के अकॉर्डिंग पहले लेट मी कंप्लीट सर। नहीं, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। वैभव जी आपने बातें बहुत शानदार की हैं, संविधान की बातें की हैं, लेकिन फिर ये जाति की बात आखिर कहाँ से आ गई? किस तरह से जाति की आखिर राजनीति क्यों की जा रही है? और ये ये जाति धर्म की आप कह रहे हैं कि महंगाई का मुद्दा है, आप कह रहे हैं बेरोजगारी का मुद्दा है, तो फिर उसी मुद्दे पर आखिर बात क्यों नहीं की जा रही है? रामचरितमानस को लेकर, एक जाति विशेष को लेकर, एक जाति विशेष वर्ग को लेकर इस तरह की राजनीति आखिर करने की क्या जरूरत पड़ गई फिर? सर जाति की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। आप देखिए, आप सब जानते हैं सर, रामचरितमानस जो है वो जीवन जीने की एक जीवंत पद्धति है। और भगवान श्री राम जो है वो रामचरितमानस में उन्होंने समाजवाद का बहुत बड़ा उदाहरण दिया है। जिस तरह से उन्होंने सबरी के झूठे बेर को खा लिया प्यार से, वो सबसे बड़ा समाजवाद का उदाहरण है। दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया इतने बड़े राज्य का, चक्रवर्ती राजा होते हुए उन्होंने अयोध्या से अपने सेना को न बुलाया। उन्होंने नर बानर को लेकर लंकापति रावण के साथ युद्ध किया। तो ये तो समाजवाद तो यहाँ से उभरती है। भगवान राम सबसे बड़े समाजवादी है। आपके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को समझ क्यों नहीं आता? ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास। ठीक है वैभव जी, मैं आपके समझाया गया जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। संजय चौधरी जी देखिए, समाजवादी पार्टी ने अब प्रमोशन दे दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य को। लगातार जिस तरह से जो बयान जो है उनके सामने आ रहे थे और अब उनका जो प्रमोशन किया गया, किस तरह से देखते हैं आप? ठीक है, संजय जी से संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं प्रियंका गुप्ता जी आपकी तरफ आता हूं। ये किस तरह से आप देखती हैं ये पूरा विवाद जिस तरह से खड़ा किया जा रहा है, और समाजवादी पार्टी भी अब स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खुलकर खड़ी हुई नजर आ रही है? जी शांतनु, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो राजनीति की दिशा दिखाई जा रही है वो मुझे लग रहा है कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपनी जो सत्ता का सुख है साधने के लिए सारे जो डाइवर्जन है वो लगाए जा। क्योंकि अगर हम जनता के मुद्दों की अगर बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास ये जवाब नहीं है कि वो 2 करोड़ रोजगार पे कब बोलेंगे, वो पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई प्राइस पे कब बोलेंगे, वो कब बोलेंगे कि गैस का प्राइस 400 रुपए था 1100 रुपए हो गया। इन सारे मुद्दों से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक तरह का प्रोपेगेंडा रचती रहती है। अब देखिए कि जिस तरह से उन्होंने एक विवाद छेड़ा जिसका कोई मतलब नहीं है। आपको पता है कि ये देश संविधान से चलता है और संविधान में धर्मनिरपेक्ष होने की बात लिखी हुई, पर फिर भी एक जिद पर अड़े रहने की जो पद्धति है। आप देखिए कि एक रैली में जाते हैं, उस रैली में वो मंदिर के उद्घाटन की बात करते हैं। मुझे लगता है कि राजनीति और धर्म, ये जो राजनीति के जो कहना चाहिए अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए जिस तरह से धर्म का इस्तेमाल हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कर रहे हैं तो विपक्ष भी आपके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आप कहा इन चीजों को बढ़ावा देकर आम जनता के जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो मुद्दे आम जनता के हैं, उन मुद्दों से कहीं भटकाया जा रहा है। तो क्योंकि कांग्रेस पार्टी का मानना सिर्फ ये है कि हम जो चुनाव में जाएंगे या हम किसी यात्रा में हैं तो हमारा जो मुद्दा है वो सामाजिक व्यक्ति की परेशानियों से जुड़ा हुआ है। समाज में जो महंगाई बढ़ रही है, समाज में जो आपसी प्रेम भाव कम हो रहा है, समाज में जो आर्थिक जो खाइयां हैं वो बढ़ती चली जा रही है। तो हमारा बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है कांग्रेस पार्टी का कि हम भारतीय जनता पार्टी के पिच पे जाके नहीं खेलेंगे। हमारी पिच यही रहेगी कि हमें क्या करना है। हमारे जो मुद्दे हैं, जो जनता के और सामाजिक मुद्दे हैं, अगर किसानों के मुद्दे हैं, अगर दलितों और पिछड़ों के मुद्दे हैं, तो उन मुद्दों पर बात करनी है, उन मुद्दों पर सवाल पूछना है, ना कि हम उन्हीं के जाके
उन्हीं के जो है ना, वो जिस तरह से धर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं राजनीति में, वो हम प्रियंका नहीं जी, करते। देखिए जातिगत हमारे समीकरणों की concept बात हर clear है। राजनीतिक पार्टी करती है, लेकिन एक धार्मिक ग्रंथ को इस तरह से टारगेट करके इस तरह की राजनीति करना, आप इसको किस तरह से देखती हैं? देखिए, मैं सीधी बात जानती हूँ कि ये, मैंने जैसे कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की पिच है। जो भारतीय जनता पार्टी इस तरह की चीजें पुरानी करती चली आ रही, धर्म को और ग्रंथों को इस तरह से किसी भी राजनीतिक मुद्दा बनाना, उसका विषय बनाना, अगर किसी की पर्सनल, लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा नहीं बनाया ना मैम। ये देखिए रामचरितमानस पर जो लगातार जो बयानबाजी हो रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं कर रहे हैं ना। वो तो बिहार से शुरुआत हुई, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी अब स्वामी प्रसाद मौर्य इस पूरे मामले पर विवादित बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। संवाद तब तक नहीं होता जब तक विवाद नहीं होता। आप अगर किसी का कोई परसेप्शन है, कोई मान रहा है, तो उसको अगर उस पर आप उस पर कटाक्ष कर रहे हैं, या उस पर आप कोई भी, अब मान लीजिए गीता प्रेस में जो छप रहा है आज की डेट में रामचरितमानस, उसमें तो श्लोक का वो शब्द ही चेंज कर दिया। तो ये आप ही तो कर रहे हैं, और कौन कर रहे हैं? आप ही तो उसकी भूमिका बना रहे हैं। अगर आप भूमिका बना रहे हैं तो इसका मकसद साफ है कि आप इस पर भी राजनीति करना चाहते हैं। किसी का जो परसेप्शन है उस पर राजनीति हो रही है, संवाद हो रहा है। संवाद ऐसे हो ही नहीं सकता जब तक अगर कोई पक्ष और विपक्ष नहीं बनेगा। ऐसे कैसे संवाद बन सकता है, ये बताइए। दूसरी चीज क्या है, इन सारी चीजों के बीच में कहीं जो आम आदमी के मुद्दे हैं वो मिसिंग है। जो महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं, या बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, गरीबों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, वो समस्या। अगर उन समस्याओं पर अगर आप भारतीय जनता पार्टी बचना चाहती है, सवालों के जवाब देना नहीं चाहती, और इसी वजह से वो इन मुद्दों को उलझाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अब वो समय आ गया है कि जो प्रधानमंत्री जी ने वादे किए थे उनका जवाब मांगा जाएगा ना। ये पूछा जाएगा कि आज की हुनर ज्यादा क्यों है महंगी पढ़ाई लिखाई। जो बच्चे पढ़ रहे थे वो कम पैसे पढ़ रहे थे, आप उनकी पढ़ाई लिखाई भी महंगी हो चुकी है, फीस महंगी हो चुकी है। आपका हर चीज पर जीएसटी ले रहे हैं ना, खाने पीने की चीज, दूध दही और जो इवन शमशान घाट पर जीएसटी लगा रखी है। अगर आप इतनी वसूली कर रहे हैं, उसके बदले में जनता को क्या दे रहे हैं, ये भी तो पूछना पड़ेगा ना सवाल। आपको लग रहा है कि 1.5 लाख करोड़ रुपए जीएसटी आ रहा है, उस जीएसटी से क्या जनता का भला करे? आज भी किसानों की जो सम्मान निधि है वो भी नहीं खातों में पहुंच पा रही है, कितने करोड़ किसानों के पास। और इन सारे मुद्दों पर अब भुखमरी में कहाँ है हमारा देश? भुखमरी में 107वें नंबर पर पहुंच चुका है। अब आप बात करें डेमोक्रेसी में भी हमारा देश जो है कितने पायदान नीचे जा चुका। आप देखिए किस तरह से जो प्रेस की फ्रीडम है उसमें भी कितने पायदान नीचे जा चुका है। तो हर तरह से ठीक है, संजय चौधरी जी के पास में आता हूँ। संजय जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। संजय जी, भारतीय जनता पार्टी पिच तैयार कर रही है, 2024 की बैटिंग इसी पर की जाएगी, लेकिन प्रियंका जी का कहना है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की पिच अलग है, उस पर हम बैटिंग करने वाले नहीं हैं। लगातार जिस तरह का विवादित जो बयान है वो सामने आ रहा है, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कहा जाए कि एक तरह से ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जानबूझकर ये सब करवा रही है, इस तरह का माहौल जो है वो क्रिएट करवा जा रहा है। संजय जी, किस तरह से इसका जवाब देंगे? देखिए, मुझे लगता है कि उस विषय पर बोलना चाहिए जो विषय आज आपने अपनी डिबेट कर रखा है जी। तो डिबेट का तो विषय यही है कि समाजवादी पार्टी की नई कार्यकारिणी बनी है, उस पर हम डिबेट करने के लिए बैठे हैं। हम डिबेट पर बैठने वाले प्रवक्ता विषय पर बात करेंगे तो बेहतर होगा जी। समाजवादी पार्टी की जो नई कार्य समिति है, ये जब अखिलेश जी अध्यक्ष बने तो एक नारा लगा, ये नई सपा है, यानी कि ये पहले वाली सपा नहीं है, ये समाजवादी पार्टी नई प्रवृत्ति की समाजवादी पार्टी है। और तब हमने देखा था कि अखिलेश जी ने अपने को परिवारवादी होने से बचाया था, अपने को अपराधियों के समीप होने से बचाया था, और अपने को राम जन्मभूमि और राम भक्तों के विरोधी होने से बचाया था। लेकिन आज ये सही सिद्ध हुआ कि समाजवादी पार्टी वही समाजवादी पार्टी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये राम की, राम जन्मभूमि की, राम भक्तों की वैसी ही विरोधी है जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी को राम की रामचरितमानस के विरोध करने के बाद वो अपनी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव बनाकर पारितोषिक देती है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, समाजवादी पार्टी वही परिवारवादी पार्टी है कि जिसको अपने अगर पदाधिकारी चुनने होते हैं तो वो अपने घर से ही शिवपाल सिंह यादव जी को राष्ट्रीय महासचिव बनाती है। बात नंबर 3,
अपराध में दोषी सिद्ध कर दिए गए आजम खां को भी वो पारितोषिक देती है जो अपराधी सिद्ध हो चुके हैं। तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी राम की विरोधी, परिवारवाद की पोषक, अपराधियों की संरक्षक, भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी, आज की नई कार्यकारिणी से यह सिद्ध हुआ है कि यह समाजवादी पार्टी नई सपा नहीं है, यह वही सपा है जो जातिवादी भी है, परिवारवादी भी है, अपराधियों की समर्थक भी है और राम की विरोधी भी है। इस नई कार्यकारिणी से केवल और केवल यही संदेश आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के बारे में जो धारणाएं थी, अखिलेश यादव जी अब उस रास्ते पर फिर से चल चुके हैं। ठीक है वैभव जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले नवेद शुको जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। नवेद जी, किस तरह से देखते हैं आप ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन हुआ है, शिवपाल सिंह यादव की इसमें वापसी हुई है, साथ साथ प्रमोशन जिस तरह से हुआ है स्वामी प्रसाद मौर्य का, इस पूरा विवाद जो हुआ उनके साथ और उसके बाद उनका ये प्रमोशन, विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं, लेकिन आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? तो ये बात साफ हो गई है कि समाजवादी पार्टी, ये बात बिल्कुल भाजपा के साथी ने सही कही कि पुरानी ट्रेंड पे आ गई है। नई समाजवादी पार्टी की एक नई दिशा और नए तेवर जो अखिलेश यादव ने तैयार किए थे उसको रिमूव कर दिया है और पुराने तेवर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं, क्योंकि जाति की राजनीति अगर खुल के समाजवादी पार्टी जाति के पिच पे खेलती है तो ये वाकई भाजपा के लिए खतरनाक चीज होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दो ही तरह के ट्रेंड चलते हैं और दो ही तरह के ट्रेंड में सफलता मिलती है। ये सब कहने वाली बातें हैं, कहते हुए अच्छा नहीं लगता है कि विकास क्या है, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, ये सब बातें धराशायी हो जाती हैं जब नतीजे आते हैं या धर्म के नाम पर वोट पड़ते हैं या जाति के नाम पर वोट पड़ते हैं। जब जाति के नाम पर वोट पड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी या बसपा सफल होती है, और जब धर्म का दौर चल रहा होता है, जब ध्रुवीकरण का दौर चल रहा होता है, तो भारतीय जनता पार्टी की बादशाह चलती है और चल रही है। इस वक्त इस बात को अखिलेश यादव ने महसूस कर दिया। जो कार्यकारिणी की एक फेरिस्त सामने आई है उसे साफ तौर से ये नजर आने लगा कि उसमें जिस तरीके से उस सूची अगर आप देखिए तो दाल में नमक के बराबर अपर कास्ट है। अपर कास्ट के जितने भी लोग हैं उनको किनारे किया जा रहा है, मुद्दे ऐसे उठाए जा रहे हैं जहां पिछड़े और अति पिछड़ों को अपने साथ लाने की कोशिश की जाएगी। जो भारतीय जनता पार्टी के विश्वास के साथ में अति पिछड़े और पिछड़े जुड़ गए हैं उनकी वापसी की कोशिश की जाएगी और उसके लिए सेंसिटिव मुद्दे उठाए जाएंगे। देखिए, एक बात को मानना पड़ेगा कि इस वक्त अखिलेश यादव ने एक जाति की पिच बिछाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कम समझदार नहीं है। वो कतई भी जाति पे नहीं खेलना चाहती है, वो उसी पिच पे धर्म की पिच पे खेल रही है। क्या जाति और धर्म ही मुद्दे रहेंगे? दुर्भाग्य है। बेरोजगारी, महंगाई जैसी बातें करने वाली समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये देखिए तमाम राजनीतिक दल इस तरह की बात करते हैं, लेकिन क्या जाति और धर्म ही मुद्दा रहेगा? ये दुर्भाग्य है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये दुर्भाग्य है, लेकिन या इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा? ये आईना जो है, जितना भी वो, अगर आईना जो होता है वो डरावनी तस्वीरें भी दिखाता है। ये डरावनी तस्वीर है। चाहे भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते, और कतई कभी नहीं कहेगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रवक्ता या कोई भी नेता ये कतई नहीं कहेगा कि हम धर्म की राजनीति की ताकत के साथ हम आगे बढ़े। ठीक है, उनका राष्ट्रवाद है, विकास है, मैं उस बात को नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं। बहुत सारे काम किए, पिछड़ों को लुभाने की योजनाएं हैं, लेकिन उसका जो मुख्य पिच है वो धर्म है। और समाजवादी पार्टी और बसपा जैसी पार्टी जाति की पिच में ही खेलते रहे, वो जातिवादी हैं। इस सच को नकार नहीं सकते, इस बात को मानना पड़ेगा। और दूसरी बात यह कि विकास किसने क्या किया, बेरोजगारी क्या है, कितने तरीके से महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है, आर्थिक हमारी क्या नीति है, हम किस तरह धराशायी हो रहे हैं या सफल हो रहे हैं, इस पर चर्चा करना इसलिए बेकार है क्योंकि हमारा दुर्भाग्य है कि वोट जब पड़ते हैं तो या तो ध्रुवीकरण होता है या फिर जातिवाद होता है। ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है और ये ठीक नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये ठीक नहीं है। हमारे राजनेताओं को, हमारे राजनीतिक दलों को इससे बाहर आके जनता को कम से कम विकास के मुद्दों से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है वैभव जी, नई हवा है, नई सपा है, जैसा कि आपने नारा दिया था, लेकिन संजय जी ने कहा कि देखिए ना ही समाजवादी पार्टी बदली है, ना ही उनकी मानसिकता बदली है, ना ही विचारधारा बदली है। आज भी उसी तरह उसी ढर्रे पर समाजवादी पार्टी चलते हुए नजर आ रही है। क्या समाजवादी पार्टी सिर्फ जाति की ही बात करेगी, जाति पर आधारित मुद्दों पर ही राजनीति करेगी? सर, सबसे पहले मैं बीजेपी के प्रवक्ता महोदय का जवाब देना चाहता हूँ जी। उन्होंने कहा कि जो इन्होंने शिवपाल जी को परिवार में ला दिया तो परिवारवाद हो गया, शिवपाल जी को दूर कर दिया तो शिवपाल जी के खिलाफ इन लोग बोल दिए। तो इनसे बड़ा जातिवाद कौन है? इनसे बड़ा पोलराइजेशन कौन करता है? सर, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। उसका दूसरा कार्यकाल है। उन्होंने एक भी चीजें नहीं बताई कि हमने सरकार में क्या किया।
आज जहां भारत न्यूजीलैंड का मैच हो रहा है, T20 मैच जो इकाना स्टेडियम में बना है, इतना सारा पब्लिक, पूरा उत्तर प्रदेश पब्लिक, भारत से बाहर के लोग आए हैं, वो किसने बनवाया? गोमती रिवर फ्रंट किसने बनवाया? जनेश्वर मिश्र पार्क एशिया का किसने बनवाया? इसको फिर जातिवाद क्यों करना? हेलो आर्यू वैभव जी, अब इतना विकास समाजवादी पार्टी ने किया है तो फिर जातिवाद पर क्यों उतर आए हैं? नावेद जी कह रहे हैं जातिवादी राजनीति करने की जरूरत क्या है? विकास तो किया है ना, तो विकास की बातें करिए, बेरोजगारी की बातें करिए, महंगाई की बातें करिए। सत्तारूढ़ जो पार्टी है उसको घेरिए ना। जाति पर आखिर क्यों ये सब राजनीति करने की जरूरत है? फिर क्यों अपने कार्यकारिणी में डाल लिया? वो तो जातिवाद की बात ही कर रहे हैं ना, वो तो उन पुराने जख्मों को फिर से ताजा कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य है आपका। मैं नहीं बोल रहा था। जी वैभव जी बोलिए। वैभव जी अपनी बात पूरी करिए आप। जी, जब मैं वो बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। ठीक है। सबसे पहले सर, भारतीय जनता पार्टी ही जाति और धर्म की बात करती है। समाजवाद तो जाति और धर्म की बात ही नहीं करता। जो राम मनोहर लोहिया के सिद्धांत हैं, जो जनेश्वर मिश्र जी का सिद्धांत है, जो कर्पूरी ठाकुर का सिद्धांत है, जो नेताजी का सिद्धांत है, उन्हीं सिद्धांतों में हम लोग चलते हैं। समाजवादी पार्टी के इशारे पर कर रहे हैं। और अभी जो मुख्यमंत्री सर उधर से जब मैं वो बोल रहे हैं तो मैं नहीं बोल रहा हूँ। जी बोलिए। अभी योगी जी ने जो बयान दिया था कि राष्ट्रीय धर्म सनातन धर्म को बना देना चाहिए, क्या ये जाति पोलराइजेशन धार्मिक बयान नहीं है? उधर से बयान नहीं होता है, उधर से बयान नहीं होता। तो बीजेपी वाले के पास सर, बीजेपी वालों के पास सर, एक मिनट, यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि एक तरफ धर्म की राजनीति हो रही है, दूसरी तरफ जाति की राजनीति हो रही है। सर उनके पास इस बार देखिए, ये इस वक्त जो जिस तरह की राजनीति हो रही है, संजय जी कह रहे हैं कि इस वक्त आखिर ये जातिगत राजनीति कौन कर रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का बयान दिया? समाजवादी पार्टी कर रही है, वो ये आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल जातिगत राजनीति की है। आप चुनाव देखिए 2022 का, उनके डिप्टी सीएम जो है वो चुनाव हार गए और उनके बाद भी वो डिप्टी सीएम बने। किस लिए बनाया गया? आप समझ सकते हैं कि पिछड़ों को लाने के लिए बनाया गया। क्यों बीजेपी क्यों नहीं बात करती? पिछड़ों को आगे नहीं लाएंगे क्या? आप चाहते हैं पिछड़ों को आगे न लाएं? हम पिछड़ों को आगे लाते हैं तो हम बुरे हो जाते हैं। आप लाओ, अरे आपको तो प्रशंसा करनी चाहिए। आप लाओ तुम अच्छा, मैं लाऊं तो बुरा। और हमारे यहाँ सबको समानता का अधिकार दिया गया है। लेकिन वैभव जी आप किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाकर रामचरितमानस को टारगेट करके इस तरह की राजनीति करेंगे क्या? अगर पिछड़ों को आगे लाने की बात की जा रही है तो क्या इस तरह की रामचरितमानस को आप टारगेट करके क्या पिछड़ों को आगे लेकर आएंगे? जनता पार्टी वालों के पास मुद्दा है नहीं। उन्होंने पिछले 6 सालों में 6.5 सालों में क्या किया उस पर वो बात करेंगे नहीं। ठीक है, जवाब तो आप भी मेरी बात कर नहीं दे रहे हैं। व्यवस्था पे नहीं करेंगे जवाब तो वैभव जी आप भी मेरी बात कर नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा कि रामचरितमानस को क्या भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट करके पिछड़ों को ऊपर लाई? क्या किसी धार्मिक ग्रंथ को टारगेट किया गया? आप इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? अभी मुख्यमंत्री जी का 2 दिन पहले बयान है कि जो सनातन धर्म है वो राष्ट्रीय धर्म होना चाहिए। क्या संविधान में लिखा है? क्या केवल सनातन धर्म या हिंदू धर्म ही कॉन्स्टिट्यूशन में है? मैं तो कह रहा हूँ ना कि धार्मिक राजनीति क्यों हो रही है, जातिगत राजनीति क्यों हो रही है? हम लोग तो सर हमने विकास किया। ठीक है, मैं संजय जी से जवाब लेंगे। संजय जी जवाब दीजिए। राष्ट्रीय धर्म की बात की जा रही है, धार्मिक रूप से राजनीति करने का आरोप आप पर लगता है। संजय जी, पुलिस हेडक्वार्टर जो लखनऊ में सबसे बड़ा बनाया है, वैभव जी, उसको माननीय अखिलेश यादव ने बनाया। संजय जी को आपको पर्याप्त बल मिलने से है बोलने। माननीय अखिलेश यादव ने ठीक है, मैं वापस आऊंगा वैभव जी, वापस आऊंगा आपके पास। 6 साल में अगर हमने काम न किया होता तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने जो समर्थन दिया है वो भारतीय जनता पार्टी के 5 साल में कामों के आधार पर ही किया है। आप आधा एक्सप्रेस वे बनाते हो और हम 3 एक्सप्रेस वे बना कर देते हैं। आपके समय में बिजली का संकट था, हमने उत्तर प्रदेश के हर घर तक बिजली का कनेक्शन पहुंचा कर दिया है। आपके समय से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस बनाकर हमने दिए हैं और आपसे ज्यादा एयरपोर्ट बनाकर दिए हैं। और तब भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप ये जान लीजिए
कि उत्तर प्रदेश के बजट का साइज जस्ट डबल हुआ है, यह बताने के लिए पर्याप्त है कि उत्तर प्रदेश में निवेश भी बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश के व्यापारी राजस्व भी बड़ी दर के आधार पर दे रहे हैं, तभी उत्तर प्रदेश के बजट का साइज जस्ट डबल होता है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के विकास के आगे समाजवादी पार्टी का विकास छोटा था, इसीलिए समाजवादी पार्टी को जनता ने हटाकर बाहर किया है। बात नंबर 2, कांग्रेस की हालत तो यह है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। कांग्रेस ने बात की थी उत्तर प्रदेश में कि हम महिलाओं को टिकट देने में आरक्षण की बात करेंगे, उन्हें रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश का चुनाव समाप्त होते ही जितने राज्यों में चुनाव है, किसी राज्य में महिलाओं के आरक्षण की बात नहीं है। हिमाचल में जीतने के बाद पेट्रोल का रेट 4 रुपया पर लीटर बढ़ा दिया गया और बगल के कांग्रेस के राजस्थान के अंदर उत्तर प्रदेश से ज्यादा बेरोजगारी की दर ये बताती है कि वास्तव में कांग्रेस के खाने के दांत और है और दिखाने के दांत और है। इसीलिए ये नई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का इसका आज की डिबेट में समर्थन करना बताता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर राम के विरोध करने वाले का समर्थन करते हुए राम की विरोधी है। ये वही सपा है। समाजवादी पार्टी ने जब राम भक्तों को गोली चलाई थी तब इसको समर्थन कांग्रेस ने दिया था और आज भी कांग्रेस इस मंच पर इस चैनल पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी का समर्थन करती है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में तर्क जुटाती है। ये दिखाती है कि ये वही कांग्रेस है, ये वही समाजवादी पार्टी है जो राम की भी विरोधी है, राम जन्मभूमि की भी विरोधी है और राम भक्तों की भी विरोधी है। देखिए, इतना विकास कर रहे हैं संजय जी, तो फिर आखिर ये धार्मिक राजनीति करने क्या जरूरत है? राष्ट्रीय धर्म सनातन धर्म है, क्या संविधान में लिखा है क्या ऐसा? अगर फिर वो जातिगत राजनीति करते हैं तो बिल्कुल क्या है? देखिए, सबका एजेंडा है, भारत के संविधान के अंदर राम दरबार की मूर्ति है, राम दरबार की तस्वीर भारत के संविधान में है। लोकसभा में लिखा है धर्मो रक्षति रक्षिता। ये किसके मंत्र हैं? ये सनातन धर्म के मंत्र हैं और सनातन धर्म ही हमें सिखाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। संविधान का भी मंत्र है कि सभी का कल्याण हो, सभी ठीक से रहें, सभी विकसित रहें और इसी की बात करने वाला सनातन धर्म राष्ट्र का धर्म है। तभी हम वैक्सीन बनाते हैं तो देश की भी चिंता करते हैं और विदेश में भी ले जाते हैं। यह सनातन धर्म का मंत्र है और देश का मंत्र यह है और इसी मंत्र के आधार पर भारत राष्ट्र आगे बढ़ रहा है। ठीक है, आपने कहा कि सभी को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए प्रधानमंत्री जी को यह कहना पड़ा कि इस तरह की बातें जो है खास वर्ग के खिलाफ अब मत बोलिए। संजय जी, नहीं, कुछ लोग कह सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के उसी मंत्र के आधार पर है जिसमें मैंने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये सनातन प्रियंका जी संविधान की है और संविधान के भाव के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। ठीक है, प्रियंका जी, आप क्यों कह रही हैं कि अब जातिगत जनगणना जो है करा दीजिए अगर आप पिछड़ों का इतना ज्यादा उत्थान चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी को इससे क्या फायदा होने वाला है? क्या कांग्रेस पार्टी भी अब अपनी पिच अलग बनाएगी? कांग्रेस पार्टी हमेशा से ऐसे मुद्दों के साथ में खड़ी हुई है जिससे इस देश के लोगों का विकास हो सके। अगर उस जातिगत जनगणना से विकास हो जाए से किसी का उन लोगों का उत्थान होता है तो उसमें बुराई क्या? कभी भी कांग्रेस पार्टी किसी ऐसे मुद्दे के लिए उस पीछे उसके नहीं पड़ती। आप चाहे महिलाओं को आरक्षण देने की बात अभी कर रहे थे, आप ये बताइए महिलाओं के आरक्षण के विरोधी हैं ये लोग वहां संसद में जो बिल पास हो रहा था तब उसके अगेंस्ट खड़े हुए थे। ये वो लोग हैं, ये क्या बात करते हैं? आप बताइए कि अभी आपका जो है चुनाव हो रहा था जिसमें हाई कोर्ट को बोलना पड़ा कि ठीक है आप या तो इसको बिना किसी आरक्षण के दीजिए करिए चुनाव या फिर तो आरक्षण की सही पद्धति अपनाए। तब जाकर इनका तो साफ साफ चरित्र ही दिख रहा है। ये किस तरह के चरित्र के लोग हैं? किसकी बात करते हैं? ये सबके साथ की विकास की बात करते हैं और किसका विकास कर रहे हैं आपको पता है? अपने मित्रों का विकास करने के अलावा किसका विकास किया? वो किसानों के नहीं है, वो गरीब व्यापारियों के नहीं है, ये उन महिलाओं की नहीं है जो अपने शोषण के खिलाफ आवाज उठाती है। कौन सा एक्शन होता है आप बता दीजिए? वो सब तो अपने पद पे बने हुए हैं। उन किसानों को क्या जिनके ऊपर जीप चढ़ा दी उन्होंने?
तो किसके खाने के दांत और है, किसके दिखाने के दांत और है, ये जनता भी समझ रही है। और जनता के मुद्दों पर इन्हें बोलना नहीं होता। अभी हम कहेंगे कोई मुद्दा उठाएंगे तो ये कहेंगे कि आज डिबेट के टॉपिक पे रही। अरे डिबेट का टॉपिक नहीं, इस देश का टॉपिक उठाइए, इस देश के टॉपिक पे बात करिए, बोलिए ना रोजगार के बारे पे। क्यों नहीं बोलते? 10 लाख पद सरकारी खाली पड़े, क्यों नहीं भरते? अरे नहीं भरेंगे, उनका काम ऐसे ही चल रहा है। वो तो अभी जो है 2 बुलबुले बनाएंगे, उसके बाद उसी पर राजनीति करने लगेंगे। तो ऐसे थोड़ी होता है, बात तो उठानी पड़ेगी ना। विपक्ष उठाए तो विपक्ष ये, अरे विपक्ष का काम है जनता के मुद्दे उठाना। ऐसा नहीं होता तो 7 स्टेट में जहां आपने गवर्नमेंट बनाई है वहां इस तरह विधायकों और सांसदों को खरीद के नहीं बनानी पड़ती आपको। 300 से ज्यादा सांसद आप खरीद चुके हैं, ये है आपका ट्रैक रिकॉर्ड, ये है आपका आईना। देखिए इसको बैठकर विपक्ष का काम है जनता के मुद्दे उठाना, लेकिन किस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं आप देखिए। दूसरी बात ये कहा कि मुलायम सिंह यादव पर कई आरोप जो है वो संजय जी ने लगाए, लेकिन उसके बाद आपने कहा कि देखिए उन्हीं मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। जी, राजनीति इसी को कहते हैं, जो नजर आता है वो होता नहीं और जो होता है वो नजर नहीं आता है। सियासत इसी को कहते हैं और सियासत में गंदगी लाजमी है। आपने देखा और हम लोगों ने बात भी की और समाजवादी पार्टी के साथी ने ये कहा भी कि जब आपने सवाल उठाया कि जाति के मामले क्यों उठाए जा रहे हैं और जो जाति के मामले उठा रहा है, जो सेंसिटिव मुद्दे उठा रहे हैं इस तरीके से, उसको आप पद क्यों दे रहे हो, आप उसको कार्यकारिणी में महत्व क्यों दे रहे हो? तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धर्म से संबंधित ऐसा बयान आया, यानी उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कह दिया कि वो धर्म की बात करते हैं तो हमें जाति की बात करनी पड़ेगी। वो विकास की बात नहीं होगी, पिछड़ेपन की बात नहीं होगी, पिछड़ों की बात होगी, पिछड़ेपन की, महंगाई की बात नहीं होगी। देखिए बहुत कुछ सामने है और ये आईना जो है बहुत डरावनी सूरत दिखा रहा है। हमने विधानसभा में देखा बम्पर जीत हुई भारतीय जनता पार्टी की। हमने विधानसभा में यह भी देखा कि समाजवादी भी बहुत जीत के करीब पहुंची और वो सबसे बड़ा विपक्षी दल बनी। और इन दोनों पार्टियों पर आरोप है, भारतीय जनता पार्टी पे कहा जाता है धर्म की राजनीति और समाजवादी पार्टी पे कहा जाता है कि जाति की राजनीति। जो इस तरह की धर्म और जाति से जुड़े हुए उनको बम्पर वोट मिला। और कांग्रेस जो धर्म और जाति की राजनीति में नजर नहीं आई थी पिछली बार प्रचार में, खासतौर से महिलाओं के उत्थान की, महंगाई की, बेरोजगारी की, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार जेल जाता था, जमीन पे आता था, क्या हुआ? हाशिए पे आ गए, गायब हो गए, 2% पे सिमट गए। तो राजनीति अगर गंदी होती है तो हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम वोट इसीलिए डालते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी पर ध्रुवीकरण के माहौल हवा में आ जाते हैं। हम समाजवादी पार्टी को इसलिए सबसे बड़ा विपक्षी दल बनाते हैं, झोली भर भर के वोट देते हैं, क्योंकि वो जाति की बात कर रही है, वो मुस्लिम परस्ती की बात कर रही है। और कांग्रेस अगर महिलाओं की बात कर रही थी उसको हाशिए पे डाल दिया गया। शायद यही वजह है कि प्रियंका जी इस वक्त जाति की गोट में और उस बिसात पे नजर आ रही हैं और वो बात कर रही है किस तरह का सर्वे होना चाहिए। और कहीं ना कहीं नजदीकी रिश्ता समाजवादी और कांग्रेस के साथ में शायद हो, क्योंकि लड़ाई बड़ी है और इस लड़ाई के लिए धर्म के आगे जाति एक बार फिर बिसात बिछ रही है। मौर्य जी का इस बड़ी जिम्मेदारी में आना साफ तौर पर एक रणनीति है। समाजवादी पार्टी की रणनीति और अखिलेश यादव जी मौर्य के कंधे पर बंदूक लगा के जाति की राजनीति कर रहे हैं, ये बात सही है। मैं भी इस बात को मानता हूं कि ये जो सवाल उठाया है मौर्य जी ने, ये कोई नया सवाल नहीं है, ये सदियों से उठाया जा रहा है। और इस देश की आधी से ज्यादा पिछड़े, दलित, आती पिछड़े सब लोग कहते हैं कि चौपाई के कुछ शब्द हैं, हमें इस पर आपत्ति है, हमारे दिल को ठोस पहुंच। इसे श्री रामचंद्र जी के सम्मान में कोई भी कमी नहीं है, इसमें रामचरित मानस के सम्मान में और उसके मर्म को लेकर कोई सवाल नहीं है, किसी का सवाल नहीं है। और मुझे लगता है मौर्य का और मौर्य जी जैसे तमाम पिछड़ों का, अति पिछड़ों का भी नहीं है। वो ये कहते हैं कुछ शब्द, और ये मौर्य नहीं कह रहे हैं कि सदियों पुराना ये सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर राजनीति की जा रही है। और इसके लिए मुझे लगता है अखिलेश यादव जो है कहीं ना कहीं पीछे से कंधे पे बंदूक चला रहे हैं। बिल्कुल। और यही सब स्वामी प्रसाद मौर्य जी को जब भारतीय जनता पार्टी में थे तो उस वक्त उनको ये सब चौपाई याद नहीं आई। ठीक है वैभव जी, जवाब दीजिए। तो सबसे पहले जब मैं बोलूं तो बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ना बोले, क्योंकि उनकी बात आप अपनी बात पूरी करिए, आप अपनी बात पूरी करिए। सबसे पहले उन्होंने बोला कि संविधान में लिखा गया है कि हिंदू जो है, सर वॉइस रिपीट आ रही है, आप बोलते हैं, उनकी आवाज तो आ रही है ना। वैभव जी आपकी आवाज क्लियर आ रही है, आप बोलिए। हाँ, संविधान में उन्होंने संविधान का प्रस्तावना नहीं पढ़ा, उसमें लिखा है सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष। इसका मतलब वो भारत जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया उस संविधान को नहीं मानते हैं। अगर आप केवल सनातन धर्म की बात करते हैं इसका मतलब आप संविधान को नहीं मानते हैं। अगर आप संविधान को नहीं मानते हैं, लोकतंत्र को नहीं मानते हैं, तो फिर मतलब भारत
भारत में भी कोई आजादी का मतलब ही नहीं है, इसका मतलब हम लोग गुलाम हैं। इस पर मुझे एक शेर आता है, जो डलहौजी ना कर सका वो ये खूब काम कर देंगे, जो डलहौजी ना कर सका वो ये खूब काम कर देंगे, और कमीशन दे दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। संजय जी, सर इन्होंने रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, कोल बेच दिया, LIC बेच दिया, बैंक बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, FCI बेच दिया, बिजली बेच दिया, पानी बेच दिया, कैसे समाजवादी बेच पार्टी दिया, में सड़क बेच कमीशन दिया। लेके ठीक है काम वैभव जी, होता है। वैभव जी जवाब तो लेते हैं। ये समाजवादी पार्टी के ही कसीदे पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी, जो मैं पहले ही बात कह रहा था कि ये नई सपा नहीं है, ये वही पुरानी सपा है, और कोई भी टेढ़ी बीच में बोले जो सर, है ये वो जब बोलना है तो सीधी मैंने नहीं होती बोला है। ये समाजवादी पार्टी पुराने वैभव जी, मैं वापस आऊंगा आपके अपराधियों पास, के आपके साथ पास जा वापस रही है, आऊंगा। राम के विरोधियों के साथ जा रही है, और निश्चित रूप से अपराधियों के साथ जा रही है। सपा अपने कलेवर में फिर से वापस जा रही है, और ये सपा अपराधियों की समर्थक, आतंकियों की समर्थक, परिवारवादी, और निश्चित रूप से समाज में जिन्हें अपराध सिद्ध हो गया है, ऐसे लोगों को, राम विरोधियों को अपने कार्यकारिणी में जगह देकर बता रही है कि ये समाज को तोड़ने वाले दल कभी भी समाज का वास्तविक नेतृत्व नहीं कर सकते। ठीक है वैभव जी, जवाब दीजिए, उसके बाद प्रियंका जी के पास। तोड़ने वाले तो सर ये लोग हैं जब यही बोल देंगे केवल हम सनातन धर्म को मानते हैं, मतलब बाकी आप कुरान शरीफ को नहीं मानते हो, आप गुरु ग्रंथ साहब को नहीं मानते हो, बाइबल को आप नहीं मानते, तो समानता तो आप नहीं कर रहे हो, हम तो सबको समान। अरे सनातन धर्म तो सबको मानता है भाई, आप भी ईश्वर को मानने वालों को भी सनातन धर्म मानता है, ईश्वर को न मानने वालों को भी सनातन धर्म मानता है। सनातन धर्म को पढ़ो मेरे भाई, सनातन धर्म के बारे में जानो। डिवाइड एंड रूल का काम करते तो वही काम आप कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, इस देश की संपत्ति कोई निजी संपत्ति नहीं है, 130 करोड़ लोगों ने अपने श्रम परिश्रम से बनाया है, वैभव जी, और वो लोग सपूत कहलाते हैं। ठीक है वैभव जी, वैभव जी, वैभव जी, वैभव जी, वैभव जी, वैभव जी, बात सुनिए वैभव जी, आपने कहा कि अंग्रेज जिस तरह से डिवाइड एंड रूल का काम करते थे वही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सुना, आज आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सुना, उन्होंने कहा कि 4 वर्णों में से 3 हमारे साथ है, 1 हमारे खिलाफ है। कौन कर रहा है डिवाइड? देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी जो है वो डिवाइड करती है। हम लोग तो ब्राह्मणों को बहुत सम्मान दिए, जनेश्वर मिश्र नाम के स्वर्ण में जनेश्वर मिश्र नाम, अभी मनोज पांडे को निकाल के बाहर कर दिया भाई। सबसे बड़ा मनोज पांडे को जिसने मौर्य जी का विरोध किया उसको क्यों बाहर कर दिया? अध्यक्ष बनाया। कितने अपर कास्ट हैं इनकी सूची में, 1 या 2? मनोज पांडे के साथ क्या किया भाई? जनेश्वर मिश्र पार्क किसने बनवाया? मानिस अखिलेश यादव ने बनाया। आपने पार्क के झूले को निकाल लिया, आपने पार्क की सफाई नहीं किया, आपने गोमती रिवर फ्रंट को खा गया। आज जहां मैच हो रहा है इकाना स्टेडियम, उसने अरे भाई मौर्य जी का विरोध करने वाले मनोज पांडे के साथ ये दुर्व्यवहार क्यों किया? पे ही बात करेंगे, जरा बताओ भाई। बात करेंगे आप विकास, बेरोजगारी पे कब बात करेंगे, महंगाई पे कब बात करेंगे, कानून व्यवस्था की बात करें। उत्तर प्रदेश में सर, आप लेट मी कंप्लीट, उत्तर प्रदेश कस्टोडियल अपनी कार्यकारिणी पर तो बात कर लो भाई, उसके जवाब दो। मौर्य जी जैसे राम वैभव जी वो कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जिसने विरोध किया उसको बाहर क्यों कर दिया? ये तो सिंपल सा सवाल है, इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? कहाँ मनोज पांडे जी बाहर है? मनोज पांडे जी हम मुख्य सचेतक है विधान परिषद विधानमंडल के, विधानसभा के, कहाँ उनको बाहर किया गया है? अरे पहले पदाधिकारी भी थे, वो तो अखिलेश यादव भी समाजवादी पार्टी विधायक दल के नेता है। ठीक है, प्रियंका जी के पास आ रहा हूँ। प्रियंका जी, आपके मन से बना दिया जाए। प्रियंका जी देखिए, एजेंडा जो है वो राजनीतिक दलों का साफ नजर आ रहा है। जाति की बात करें, धर्म की बात करें, बेरोजगारी, महंगाई, या फिर जनता से जो जुड़े मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं अप्रभावी साबित हो रहे हैं। और ये जाति की बात करो, चाहे धर्म की बात करो, इस तरह के जो मुद्दे हैं वो ज्यादा कहा जाए कि वो जनता से कनेक्ट कर रहे हैं। क्या ऐसा ही है? और कांग्रेस पार्टी को भी अब इसी ढर्रे पर कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करे, वो धर्म की राजनीति करे या वो अपने स्वार्थ की राजनीति करे, उससे कांग्रेस पार्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो कभी चेंज नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल क्लियर अपने कॉन्सेप्ट को लेकर, अपनी आइडियोलॉजी को लेकर कि वो किस पथ पर आगे बढ़ रही है। आज राहुल गांधी जी जनता के बीच में है, जो पूरे 4,000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चल चुके हैं, बरसात भी झेल चुके हैं, धूप भी झेल चुके हैं, जाड़ा और गर्मी सब कुछ झेल, और वो जनता के मुद्दों को, मैंने कहा ना, जो जनता के सामाजिक मुद्दे हैं, उस छोटे से छोटे व्यापारी के मुद्दे, उस छोटे से किसान के मुद्दे, इन सारे मुद्दों पर वो बात कर रहे हैं और बिना डरे हुए।
अगर कहा जाए कि कोई विपक्ष अगर सामने है आज की डेट में जो खड़ा हुआ है जनता के मुद्दों के साथ में और बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी जातिवाद के, बिना किसी धार्मिक एंगल के अगर कोई विपक्ष खड़ा हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। और जो पूरे देश में एक मुहिम छेड़ी है राहुल गांधी जी ने, ये उसी का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो रहा है कि किस तरह से वो लोगों को मुद्दों से दूर कर पाए और मुद्दों से दूर करने की जो कवायद है ये उसी के चलते ये आज सब कुछ हो रहा है। चाहे वो उनको मंदिर का सहारा लेना पड़ता है, कहीं उनको जो है किस तरह देश में कौन सा धर्म चलेगा, किस धर्म चलेगा, ये सारी बातें करनी पड़ती हैं, या उनको कई बलात्कारियों को जो है मालाएं पहनानी पड़ती हैं, या उनके जितने भी जो एक कहते हैं ना कि एक गंदे बयानबाजी करते हैं उन लोगों को प्रमोशन करने की बात होती है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा पूरी तरह से क्लियर है कि उनको किसी न किसी तरह से इन मुद्दों से लोगों को दूर पहुंचाना है। नौकरी या पेशा इन सब की बात नहीं करनी है, व्यापारियों की बात नहीं करनी है, महिला सुरक्षा पे नहीं बोलना है। इन सारे मुद्दों से बचने के लिए वो इन सारे मुद्दों का सहारा ले रहे हैं जो आपको देखने को मिल रहा है। और 24 तक वो इसी तरह से लोगों को उलझाने का काम करेंगे, पर जनता कब तक जनता बर्दाश्त करेगी? जिनके घर में बेरोजगार बच्चे बैठे होंगे, जिनके घर में महिलाएं प्रताड़ित हो रही होंगी, उन्हें समझ में आ रहा होगा कि उन्होंने किस सरकार को चुना। इस सरकार को वादों पर चुना गया था, जो वादे आज खोखले पूरी तरीके से साबित हो चुके हैं। वो 2 करोड़ रोजगार के बारे में देखिए प्रियंका जी, वो किसानों की दुगनी आय के बारे में लोग पूछ रहे हैं, कहाँ है वो किसान? नवेद जी, कोई खुलकर राजनीति करता है लेकिन कोई संकेतों के जरिए राजनीति करता है। आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने भी कहीं ना कहीं ब्रजलाल खाबरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। बिल्कुल, इसके पीछे मंशा क्या है आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने बहुत कुछ कवर किया है। लेकिन 2024 को लेकर ये जो कार्यकारिणी आपने देखे समाजवादी पार्टी की गठित की गई है, ओबीसी वर्ग पर खास ध्यान दिया गया है। क्या आप मानते हैं लोकसभा चुनाव जो आने वाला है और ये एक जाति आधारित जो एक मुद्दा है वो छाया रहेगा लोकसभा चुनाव में, या फिर मुद्दे जो है वो चेंज हो जाएंगे? हालांकि अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले क्या संभावना नजर आती है? पिछड़े अति पिछड़े जो है भारतीय जनता पार्टी के विश्वास से जुड़े हैं, इस बात में कोई शक नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है वो इसी ताकत की बदौलत है। ये बात सही है कि विपक्षी दल खासतौर से समाजवादी पार्टी पिछड़ों को, अति पिछड़ों को अपने पक्ष में लाने के लिए जो कोशिश करी है। दुर्भाग्य की बात यह है कि रामचरितमानस जो बड़ी पवित्र है, जिसके जुड़ी पूरे भारत और दुनिया की आस्था है, उसको लेके राजनीति की जा रही है। रामचरितमानस को भारतीय जनता पार्टी धर्म के पिच पे लिए जा रही है और समाजवादी पार्टी जो है उसको जाति के पिच पे लिए जा रही है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। देखिए, एक बात मानना पड़ेगी कि अखिलेश यादव इसको खेल रहे हैं। ये बात सही है कि वो खेल रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से कार्यकारिणी में उन्होंने ये किसी एक व्यक्ति और नेता ने ये विवादित बात को पुराने जख्म को रेता है समाजवादी पार्टी ने, क्योंकि जिस हिसाब से मौर्य जी को कार्यकारिणी में लिया गया, साबित हो गया समाजवादी पार्टी का स्टैंड था। दूसरी बात, ठीक है, सर, क्या बीजेपी को नुकसान होगा इसमें? 2024 में बीजेपी को इससे नुकसान होगा? क्या वोट बैंक में सेंध लगा पाएगी भारतीय जनता पार्टी के? समाजवादी पार्टी में देखिए, ये बहुत कठिन इसलिए होगा क्योंकि इस वक्त हिंदुत्व का ब्रांड योगी आदित्यनाथ जी है, जो बहुत बड़ी ताकत है, उनसे विश्वास, जो हिंदुत्व का ब्रांड जब यहाँ सूबे का मुख्यमंत्री उठा रहा, मतलब संभाले हुए, ऐसे में जो जाति की राजनीति को लेकर अखिलेश यादव अगर आगे बढ़ेंगे तो बहुत बड़ी चुनौती होगी। मैं बार बार कह रहा हूं, हिंदुत्व का बड़ा ब्रांड है योगी आदित्यनाथ, और ऐसे में हिंदुत्व एक सूत्र में बंधे, उनको तोड़ पाना मुझे लगता है काफी कठिन होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त की कमी है, तो देखिए किस तरह से 2024 की जो टोन है वो अभी से सेट करना शुरू कर दी है तमाम राजनीतिक दलों ने। कुरुक्षेत्र में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।